पैसे देके टिकट मिला था या बिना पैसे? नहीं, कोई पैसे देकर टिकट नहीं। चिराग पासवान जी के लिए ये वक्त पैसा लेना या देने का नहीं था, अपनी विरासत को बचाने का था। ये राजनीति एक महंगा शौक भी है चिराग जी के बारे में कि वो पैसे लेके टिकट। आपका विरोध वहाँ बहुत हो रहा है, 38 लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया था। विधानसभा चुनाव भी परिवार के अगेंस्ट में जाके लड़े। दूर बैठकर क्रिटिसाइज करने से बेहतर है सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम का पार्ट बन गया। बहुत सारे केसेस हैं आपके खिलाफ, तो उसका क्या रीजन है? वो जुझारूपन या क्या है? एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं कि म्युनिसिपल कमिश्नर एक हुआ करते थे, उनके समक्ष रखा। एक लंबे समय तक वो उस फाइल पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिए, पहल नहीं की। तो अंतोगत्वा जाके हम लोगों ने विरोध करना पड़ा उस कारण से, जब उनसे बहुत नोकझोंक ज्यादा हो गई तो उन्होंने हम पर एक SC/ST केस किया। उन्होंने सरकारी काम में व्यवधान, बहुत सारे केसेस वो देखा हूं मैं, लेकिन कोई भी क्रिमिनल केस नहीं। कोई क्रिमिनल केस नहीं। जो पार्टी के लोग थे जिनको टिकट नहीं मिली, वो जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ आरोप लगा के जाएंगे। जब उनको मौका नहीं मिला तो पार्टी ज्वाइन किए, तो 5 साल से पार्टी में थे, तो हम बाहर से कैसे हुए और क्यों हमको अचानक टिकट मिल गया, ये जो प्रश्न लोगों का उठता है, पता नहीं जिनको नहीं मालूम है, शायद पार्टी के बाहर के लोग इस तरह की बात कह सकते हैं। तो बाकी लोगों ने आरोप लगाया, उस चीज को न्यूज मीडिया ने बड़ा चढ़ा के बोल दिया। आप दिखते भी चिराग पासवान जैसे ऐसे लोग बोलते हैं। अब पता नहीं, तो बड़े भाई के साथ रहते थे, छोटा भाई अगर उनके तरह दिखे तो सौभाग्य की बात ये लेकिन कोई रीजन नहीं होगा आई थिंक लोजपा ज्वाइन करना। नहीं, ये बिल्कुल रीजन नहीं था। मेरे पार्टी में अगर पैसा देकर ही टिकट मिलना होता तो मेरे पार्टी में 3 सुरक्षित सीट थी और 2 जनरल सीट, जिससे हम चुनाव लड़े। और हमारे पार्टी में 20 ऐसे लोग हैं जो कद में, पद में, पैसे में, हर मामले हमारे पार्टी में लंबे समय से और हमसे ज्यादा पैसा वाले हैं। तो अगर पैसा देना होता तो उनको ऑप्शन मिल जाता। तो लोगों के बीच जब जा रहे हैं, तो लोगों के बीच जाने के बाद जब वो अपनी बात को रखते हैं, लोग तो ये कहते हैं कि हम पहली बार अपने सांसद को देखें पिछले 10-15 साल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत के 4थे अध्याय में। और मेरे साथ आज बात करने के लिए हैं खगड़िया के सांसद, बहुत ही यंग सांसद, 31 साल की उम्र में सांसद बन गए। और लोग बोलते हैं कि राजनीति में आना है तो फैमिली बिजनेस है। आज के डेट में राजनीति में आना है तो आपके बाप दादा मंत्री होने चाहिए, विधायक होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन और 31 साल की उम्र में सांसद बन गए। माननीय राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत में। सर, हमारे पॉडकास्ट का नाम है डी कोड विद नवनीत, और इसका नाम हमने डी कोड इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आपके, अभी आप सांसद है इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि आप इस लेवल पे आए कैसे। फॉर एग्जांपल, आप भोपाल से आपने इंजीनियरिंग की जी, आप बिहार से हैं, खगड़िया से सांसद बने, भागलपुर से हैं। तो हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जो +2 करते हैं, 10th करते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल या और बहुत सारी पढ़ाई करने के लिए बाहर निकलते हैं। बैंगलोर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, हर जगह जाते हैं। और सबके सपने में कहीं ना कहीं रहता है कि यार राजनीति ज्वाइन करते। वो हमारे DNA में है, बिहारी खून में है। बट टू बी ऑनेस्ट कोई कुछ कर नहीं पाता है। बट आप 25 साल की उम्र में उप मेयर बन गए, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 31 साल की उम्र में सांसद बन गए। तो क्या जो मूवीज़ में डायलॉग्स होते हैं कि शिद्दत से कुछ चाहो तो कायनात मिल जाती है, ऐसा कुछ था या क्या हुआ ऐसा जो ये सक्सेस आपके हाथ लगी? नहीं, हमको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर है कि आपको हमेशा अपने लिए जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशंस तो करना ही चाहिए जी। और मेरे अंदर ज़रूर ये था कि अपने इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद जब 2014 में इंजीनियरिंग पूरी हुई और हम भागलपुर बिहार वापस लौटे, हमारे फादर चाहते थे कि मैं उनके ही बिज़नेस को कंटिन्यू करूं। लेकिन जहां 4 सालों में हमने मध्य प्रदेश, भोपाल को बहुत विकसित होते हुए देखा, चाहे वो फ्लाईओवर्स की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे बाकी डेवलपमेंट्स की बात हो, तो मेरे दिमाग में यही था कि एक लंबे समय के बाद जब आप अपने प्रदेश वापस जाते हैं, अपने जिले वापस जाते हैं, तो वैसा ही कुछ बदला होगा 4 सालों में। लेकिन जब स्थिति यथावत आप देखते हैं तो आपके दिमाग में ज़रूर ये आता है कि भैया इसका कारण क्या है जी। और जब उस कारण को ढूंढने का प्रयास किया जाता है तो ये पता चलता है कि हर एक लोग के अंदर सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए क्रिटिसिज्म है। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया मेरा सांसद ऐसा है इसलिए नहीं हो रहा, मेरा विधायक ऐसा है इसलिए नहीं हो रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि अपनी विफलता के लिए या अपने क्षेत्र की विफलता के लिए हम लोग बहुत आसानी से किसी के ऊपर भी आरोप या प्रत्यारोप गढ़ देते हैं। अंतोगत्वा चुनते हम और आप ही हैं। तो ये समझ में तो ज़रूर आ गया था कि यदि सिस्टम को बदलना है तो आपको सिस्टम का पार्ट होना ज़रूरी है।
लेकिन परिवार में कोई पॉलिटिक्स में था नहीं, तो इस बात को रखने मात्र से ही विरोध हो जाता। और हुआ भी वही कि जब हम लोगों ने इस विषय को रखा कि हम सोशली एक्टिव होना चाहते हैं और पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहते हैं, तो पूरे परिवार के लोग इसका विरोध क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो एक व्यापारी परिवार में है कि सुबह जाना शाम में आना और दिन भर में क्या नफ़ा नुकसान, वही बात है। तो ये राजनीति एक महंगा शौक भी है। मतलब अब आज के दौर में यदि आप समझे तो यदि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी का वर्कर भी चुनाव के वक्त में यदि आप उसको विधि व्यवस्थाएं नहीं देंगे तो वो आपके लिए नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सारे वर्कर ऐसे, कुछ ऐसे भी हैं जो हृदय से आपके साथ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो वही हैं कि जिनको साधन संसाधन पूर्ण रूप से चाहिए ही चाहिए, तभी वो आपके लिए, और कोई अपने जेब से पैसा लगा के आपके लिए करने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं से चीज़ों की शुरुआत हुई, सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू किया, और फिर लगा कि भैया सबसे पहले तो लोगों को चेहरा बताना होगा कि भैया एक राजेश वर्मा भी कोई है। बिल्कुल। तो हमने पूरे शहर में, अपने भागलपुर में होर्डिंग बैनर लगवा दिया कि भैया दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ की शुभकामनाएं। एक बड़ा सा खूबसूरत सा अपना फोटो शूट करा के चेहरा हम लोग लगाए। क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? हमको लगता है कि उस वक्त हम 23 साल के आसपास के थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2015 की। 2015। हाँ। तो हमने अपना चेहरा लगाया, युवा समाज सेवी किया। फिर हम लोगों ने, जो मेरे फ्रेंड्स थे जो अलग अलग कंपनीज़ में जॉब कर रहे थे इंजीनियरिंग के बाद, वहाँ के एचआर्स के साथ मीटिंग करके हम लोग ये प्रयास किए कि भागलपुर में हम लोग ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का काम शुरू करेंगे। तो एचआर्स को हम लोगों ने बुलाया, ट्रेनिंग की शुरुआत की कि भैया प्लेसमेंट देंगे। लेकिन वही बहुत टफ जॉब था। इसीलिए टफ जॉब है कि स्किल्ड करने के बाद ये एश्योरेंस आपको करना होगा कि अब इसको जॉब लगेगा ही लगेगा, नहीं तो फिर आपको उसका जो है आक्रोश कहीं ना कहीं जो है वो देखने को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम बोले ये बहुत चैलेंजिंग काम है। आउट ऑफ 100 हम लोग 20, 30, 40% लोग को ही प्लेस कर सकते हैं, सबको प्लेस करना संभव नहीं है। तो रेस 60% के लोगों का जब विरोध आने लगा तो हम इस काम से पीछे हटे। होर्डिंग बैनर लगाया हर एक कार्यक्रम में। शुरुआती दौर में हर एक कार्यक्रम में जो है हमको याद है कि चीफ गेस्ट बनने के लिए या फिर लोगों उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए एक एक्स अमाउंट हम लोग पेड करते थे, स्पॉन्सरशिप टाइप। हाँ, कि भैया लोग को भी चाहिए था कि भैया मेरा कार्यक्रम कोई स्पॉन्सर्ड कर दे। बिल्कुल। तो हम बोलते थे स्पॉन्सर्ड तो करेंगे, लेकिन हमको भी जो है बगल में जो भी विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, उनके बराबर में हमको बिठाना होगा कि भैया। बहुत ऑनेस्ट आंसर है। बिल्कुल। जो जब कैसे आप पूछ रहे हैं कि आए, तो मेरा आप बेसिक बता रहे हैं। मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छे से बातों को रख सकता हूँ, लेकिन जब मंच ही नहीं मिलेगा तो आप बोलेंगे कहाँ, बातों को रखेंगे कहाँ। तो वहाँ से शुरुआत की। फिर धीरे धीरे जब इन चीज़ों को, पहले राजनीति में आना है इस विचार से आए, फिर जब एकदम ग्राउंड के लोगों के साथ मुलाकात किए, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो स्लम एरिया के लोग हों, तो समझ में आया कि वास्तविकता में बहुत पेन है। तब राजनीति अपने अलग जगह हो गई थी और तब उनके लिए कुछ कुछ करने की इच्छा बढ़ गई थी। शौक जो है, हाँ, वो दर्द में बदलता जा बिल्कुल। मतलब वास्तविकता से आप रूबरू होने लगे कि वास्तविकता जो है वो सही में जो आप देख रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। गांव में जब जाएंगे तो वो स्थिति और ज़्यादा भयावह है। तो जब हम लोग थोड़े स्लम एरिया में जाने लगे तो देखे कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। एक हैंडपम्प हमको आज भी याद है, एक लोदीपुर जगह है भागलपुर में। लोदीपुर मुफस्सिल एरिया है, रूरल एरिया है, और लोदीपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक हैंडपम्प, हम लोग उर्स के प्रोग्राम में गए थे, वहाँ अल्पसंख्यक समाज का एक उर्स का प्रोग्राम हुआ था। एक हैंडपम्प है और पीछे लगभग 30-40 महिला और पुरुषों की भीड़ लगी है, सब बाल्टी उल्टी लेके हैं। भागलपुर जैसे जगह में बात कर रहा हूँ मैं, 2015 की बात। तो उस वक्त हमने देखा कि जो एक बार बाल्टी भर लिया पानी का, उसका 20 लोगों के बाद नंबर आएगा, और पूरे के पूरे एरिया के लोग उस पर निर्भर हैं। तो वैसे स्थिति में हम लोगों ने पहले इनिशिएटिव लिया कि भैया हम लोग यहाँ बोरिंग गड़ाने का काम करेंगे। तो एक बोरिंग के बदले में आप सोच नहीं सकते हैं कि जिस आदमी के परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहा, कोई सोशल में नहीं रहा, उसको कितना रिगार्ड सम्मान मिलेगा। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे, वो स्टेप वाइज ये चीज़ें कहीं ना कहीं और मोटिवेट करते चली गई। और हम लोग लगातार 15, 16, 17 तक हम लोग इसी तरीके से कमोबेश इलाज कराना, शादी कराना, पानी के लिए अलग अलग जगहों व्यवस्थाएं को कराना। और 17 में ये तय किया कि सबसे पहले सबसे छोटा चुनाव जो वार्ड इलेक्शन है वो हम लोग लड़ने का काम करेंगे।
और अभी जो ये समाज सेवा कर रहे थे वो अपने घर से पैसे लगा के कर 100%। तो कौन हमको देता और पैसा? घर से पैसा भी लगवा रहे थे और घर से बात भी सुन रहे थे। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ और मैं देखता हूँ अपने आसपास भी देखता हूँ। तो पॉलिटिक्स में जाना मतलब एक क्राइम है। एक मिडिल क्लास फैमिली या आपकी तो बिजनेस फैमिली थी या बिजनेस फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को कोई बोले जो मुझे पॉलिटिक्स में जाना है तो ये पागल हो गया। तो मैं समझ सकता हूँ। ये एक लोगों को ये लगता है कि भैया इन प्रैक्टिकल बात कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता है, इन चीज़ों में क्यों अपना समय बर्बाद करता है, डुएबल नहीं है। हाँ, बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है तो फिर यही क्यों जी। लेकिन एक जिद जब होता है तो वो धीरे 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 परत दर परत हटता है और चीज़ें जो है लोगों को समझ आती है कि हम इसके लिए ही बने थे। जी। तो वो पहला इलेक्शन का अनुभव कैसा रहा जो वार्ड के में? बहुत बढ़िया था। वार्ड का इलेक्शन था, 1-to-1 लोगों से मिलना था। अंदर से ये खुशी ज़रूर थी कि हम नॉमिनेशन फाइल कर दिए, पहला नॉमिनेशन वार्ड का। और जब रिज़ल्ट आया तो जितने बाकी कैंडिडेट थे उन सबको मिला के जितने वोट आए वो वोट हमको भी आया। तो ये भी समझ में आ गया कि लोग कहीं ना कहीं चेंजेस तो चाहते हैं। फिर हम डिप्टी मेयर बन गए उसी वक्त में 2017 में। और हमको याद है उस टाइम पे बिहार में 2 स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री जी ने दी थी 2017 में, एक भागलपुर, एक पटना। एक काम करने का हमको मौका भी मिल गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक फ़ंड हमको मिलने लगा था। हम लोग उस टाइम पे हमारे यहाँ पर सैंडिस कंपाउंड एक है जहाँ पर हम लोगों ने रनिंग ट्रैक, स्विमिंग, जिम, ऑडिटोरियम, एक कंट्रोल कमांड सेंटर की बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उस वक्त जो पैसा आया था तो हम लोगों ने इनिशिएट की। वो कुछ हमारे कार्यकाल में पूरी हुई, कुछ अब पूरी हो रही है। लेकिन एक अच्छा मौका मिला, उस बीच में बहुत सारे अफसरों से भी नोक-झोंक हुई, लेकिन बेहतर रहा वो तजुर्बा। हाँ, मैं उस पर आना चाहूँगा। बहुत सारे केसेस हैं आपके खिलाफ, तो उसका क्या रीज़न है? वो जुझारूपन या क्या है? एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, वो नहीं है, वो तो एक भी नहीं है, सब वो डिफेमेशन टाइप, इंसल्ट, सारे केस ऐसे हैं कि अब हम लोग जब चुनाव लड़ कर आए तो हम लोगों ने लोगों के बीच जाके कमिटमेंट किया जी। विशेष रूप से जितने भी रूरल एरिया हैं, हमारे 51 वार्ड में थोड़े से पिछड़े वार्ड हैं, कि हम लोग वहाँ पर एक एक बोरिंग गड़ाएंगे ताकि जो वहाँ की बूढ़ी महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, उन सबको वहीं पर पानी बेहतर मिल सके, उनको कहीं दूर जाना नहीं पड़े। वो हम लोगों ने पास कराया और बोर्ड से पास होकर हम लोगों ने उस वक्त के म्युनिसिपल कमिश्नर एक हुआ करते थे उनके समक्ष रखा। एक लंबे समय तक वो उस फाइल पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिए, पहल नहीं किए। तो अंतोगत्वा जाके हम लोगों ने विरोध करना पड़ा उस कारण से। जब उनसे बहुत नोकझोंक ज़्यादा हो गई तो उन्होंने हम पर एक SC/ST केस किया, उन्होंने सरकारी काम में व्यवधान, बहुत सारे केसेस। वो देखा हूँ मैं, लेकिन कोई भी क्रिमिनल केस नहीं, कोई क्रिमिनल केस नहीं। और इस तरह के केस जीवन में जब आप राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं तो पहले भी हुए हैं और आगे भी होंगे, तो कोई बहुत नई बात नहीं होगी। ठीक। फिर आप लोजपा कैसे ज्वाइन किए और लोजपा ही क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि पॉलिटिक्स एक लंबे समय के लिए यदि आपको करना है तो कौन ऐसा है जो यंग हो, विजनरी हो, जिसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं हो, जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। तो उन तमाम चीज़ों को जब पैरामीटर्स आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार में उस वक्त में 2-3 ही चेहरे दिख रहे थे जी। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव थे, दूसरी तरफ चिराग पासवान जी थे, और कमोबेश थोड़ा बहुत हमको लगता है कि कन्हैया कुमार जी भी थे। कन्हैया कुमार जी पे बहुत सीरियस सारे मामले उनके ऊपर लगे हुए थे। तेजस्वी यादव जी लैंड फॉर जॉब के मामले में उनका एक अलग चल रहा था, और भी बहुत सारे केसेस चल रहे थे। और आइडियोलॉजी की यदि बात करें तो मुझे लगता है कि उस वक्त हमारे लिए और मिलने के बाद हमको ये समझ में आया कि चिराग पासवान जी के साथ ही हमको जाना है। और इसलिए जाना है, एक तो मेरी विचारधारा NDA से मिलती है, हम लोग सबकी विचारधारा, परिवार की विचारधारा NDA से मिलती है। दूसरी बात, जिस लीडर के साथ हम काम करना चाहते हैं, हम हमेशा उस लीडर के साथ 1-to-1 जो है वो कनेक्ट में रह सकते हैं, उनसे अपनी बातों को कह सकते हैं। वाया का कोई चैनल नहीं था। तो इसलिए हमने 2019 में मुलाकात भैया से 18 में हुई थी, 19 लास्ट में हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। आप दिखते भी चिराग पासवान जैसे, ऐसे लोग बोलते हैं। अब पता नहीं है, ये तो भाई के, बड़े भाई के साथ रहते थे, छोटा भाई अगर उनके तरह दिखे तो सौभाग्य की बात ये है। लेकिन कोई रीज़न नहीं होगा आई थिंक लोजपा ज्वाइन करना। नहीं, ये बिल्कुल रीज़न नहीं था। अच्छा, एक चीज़ बोला जाता है चिराग जी के बारे में कि वो पैसे लेके टिकट देते हैं। आपने टिकट लिया है और जीते, तो आपसे बेहतर बताने वाला
इस चीज़ में कोई और नहीं होगा, तो देखिए, ये क्या है? हाँ, जब होता क्या है कि पहले बोला गया कि नए लोगों को टिकट दिया गया। जी अब जिस आदमी को पार्टी के नेता ने विधानसभा लड़ाया 2020 का, जी जिस पार्टी को उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 2021 में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष बनाया, पार्टी ज्वाइन किए, तो 5 साल से पार्टी में थे, तो हम बाहर से कैसे हुए और क्यों हमको अचानक टिकट मिल गया, ये जो प्रश्न लोगों का उठता है, पता नहीं, जिनको नहीं मालूम है शायद पार्टी के बाहर के लोग इस तरह की बात कह सकते हैं, लेकिन मैं पार्टी में पहले से हूँ, लंबे समय से हूँ। दूसरी बात कि चिराग पासवान जी हमेशा अपने एमवाई समीकरण की बात करते आए हैं। जहाँ तेजस्वी यादव अपने एमवाई में जातिगत और सांप्रदायिकता की बात करते हैं, मुस्लिम और यादव की बात करते हैं, वहीं हमारे नेता एमवाई का मतलब महिला और युवा की बात करते हैं। तो उन्होंने उसको बहुत बैलेंस करते हुए, और वो भी इस सोच के साथ उन्होंने ज़रूर अपने, क्योंकि पूरी पार्टी टूट चुकी थी, टूटने के बाद पूरी पार्टी बिखर चुकी थी, और ये चिराग पासवान जी के लिए भी समय था कि जब वो इस बात को साबित करे कि किस तरीके से उन्होंने पूरे पार्टी को, सभी लोगों को, और मतलब हमारे जो संस्थापक रहे रामविलास पासवान जी की विरासत को किस तरीके से वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 5 सीट, 5 की 5 जीतनी बहुत ज़रूरी थी। तो उन्होंने हर एक जगह पर कैंडिडेट का जो चयन किया, उसमें पहली प्राथमिकता जहां महिला और युवा रखे, वहां दूसरी प्राथमिकता ये भी थी कि कौन पूरे जुझारूपन के साथ विनेबल कैंडिडेट। हम ये नहीं कहते कि हम इतने पॉपुलर थे कि हमको ही मिलना चाहिए था। हाँ, उस पे आऊँगा, क्योंकि आप थे भागलपुर, हाँ, और टिकट आपको खगड़िया से। बिल्कुल, लेकिन हम ये ज़रूर थे कि जब विधानसभा का चुनाव भी हम लड़े, जब हमारे पार्टी पूरे बिहार में अकेले लड़ रही थी, मैं बीजेपी के खिलाफ में, हमको उस टाइम पे टिकट भागलपुर में मिला था, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो सभाएं हम लोगों ने की उस वक्त में, वो उस वक्त की जो भी बीजेपी की सभाएं थी उससे मजबूत सभा की। तो हमारे नेता को ये तो विश्वास था कि ये चुनाव जब लड़ता है तो पूरे मेहनत और धुन के साथ लड़ता है, मतलब फिर उसको कुछ और दिखता नहीं, सेकंड थॉट नहीं है, कोई थॉट नहीं है, मतलब बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अपना 100% जरूर देना चाहिए कि बाद में ये रिग्रेट नहीं रहे कि थोड़ा सा और हम मेहनत कर लेते, थोड़ा सा और हम इसमें जो है पैसा और खर्च कर लेते, तो वो नहीं है। मतलब अपना 100% देना, फिर रिजल्ट जो है वो स्वीकार योग्य है। चलो ठीक है, ये सब मैं मानता हूँ, लेकिन पैसे देके टिकट मिला था या बिना पैसे? नहीं, कोई पैसे देकर टिकट नहीं, पार्टी के लिए लंबे समय से थे और पार्टी के लिए आगे भी ईमानदारी से रहेंगे। चिराग पासवान जी के लिए ये वक्त पैसा लेना या देने का नहीं था, अपनी विरासत को बचाने का था, अपनी अस्तित्व को बचाने का था, इसलिए उनकी प्राथमिकता पैसा बिल्कुल नहीं रहा। जो पार्टी के लोग थे जिनको टिकट नहीं मिली, जो पहले से थे, उनका सम्मान है, वो जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ आरोप लगा के जाएंगे, जब उनको मौका नहीं मिला तो बाकी लोगों ने आरोप लगाया, उस चीज़ को न्यूज़ मीडिया ने बड़ा चढ़ा के बोल दिया, विषय बस यही है। उधर अशोक चौधरी सर पर भी आरोप लगता है कि उन्होंने भी टिकट खरीदा, तो इसलिए मुझे लगा जो आपसे बेहतर ये बताने वाला तो कोई होगा नहीं, क्योंकि यू आर द फर्स्ट हैंड। मेरे पार्टी में जी अगर पैसा देकर ही टिकट मिलना होता जी, तो मेरे पार्टी में 3 सुरक्षित सीट थी और 2 जनरल सीट थी जिससे हम चुनाव लड़े, और हमारे पार्टी में 20 ऐसे लोग हैं जो कद में, पद में, पैसे में, हर मामले में हमारे पार्टी में लंबे समय से और हमसे ज़्यादा पैसा वाले हैं। तो अगर पैसा देना होता तो उनको ऑप्शन मिल जाता ना, बिल्कुल। तो पैसा कहीं विषय ही नहीं है। पहला विषय था कि कौन कितनी मजबूती से चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। तो आप भागलपुर से खगड़िया आए चुनाव लड़ने, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि खगड़िया का पॉपुलेशन जो है वो मिक्स है, वहाँ पे हर टाइप के लोग हैं, और कास्ट इक्वेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वहाँ पे, और उसमें आप शायद सेट नहीं कर रहे थे पूरे अच्छे तरीके से, तो उसको कैसे जीता आपने? देखिए, पहले तो 2017 में जब डिप्टी मेयर का चुनाव लड़े तो परिवार विरोध में था, फिर 2020 का जिद किए कि विधानसभा लड़ेंगे, एक पैसा बर्बाद किए, विधानसभा हार गए। कितना पैसा बर्बाद होता है, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं जानकारी के लिए। देखिए, जो चुनाव आयोग बोलता है कि इतना होना चाहिए, उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर होता है। मतलब कोई साधारण आदमी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इतना नहीं, आगे पीछे अरे होता मैं तो बोलता हूँ जो योग्य है लोग को बिल्कुल आना ही चाहिए, मौका मिलना ही चाहिए। और अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे, हम फिर कहते हैं कि दूर बैठकर क्रिटिसाइज करने से बेहतर है सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम का पार्ट बनिए। और ये हमको लगता है कि हम शायद एक बार बैकफुट पे आ गए थे कि अब हमको पॉलिटिक्स नहीं करनी है। वो बैकफुट में तब आए हम जब विधानसभा चुनाव भी परिवार के अगेंस्ट में जाके लड़े, और लड़ने के बाद हमारे यहाँ इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियों की
रेड हुई परिवार की तरफ ये से। भी मैं देख रहा था। हाँ, परिवार की तरफ से सब ये हो गया था कि भैया तुम्हारे कारण पूरा परिवार सफ़र कर रहा है। तो एक टाइम पे मेरे फादर भी इस मोड में आ गए थे कि तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। तो हमको भी ख़राब लग रहा था कि मैं अपने परिवार को भी परेशान कर रहा हूँ। तो मैं एक बार 2022 का मेरा कार्यकाल पूरा करने के बाद पूरे 1-1.5 साल में शांति से सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर रहा था। और हमारे नेता के साथ उस टफ टाइम में हम लोग हमेशा से खड़े रहे। जब नेता ने बुला के इस बात को कहा कि खगड़िया से चुनाव हम चाहते हैं कि तुम लड़ो, तो एक बार मन में जहाँ इस बात को सुनकर एक्साइटमेंट था, वहाँ इस बात को सोचकर थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा था कि अब परिवार को वापस कैसे बोलेंगे फिर चुनाव में आना चाहते हैं। क्योंकि परिवार इस बात को मान चुका था, पिताजी इस बात को मान चुके थे कि भाई राजनीति नहीं करेगा, क्योंकि हम 1-1.5 साल से व्यापार में, अभी इसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो हम बोले कि भैया 1 दिन का हमको 1-2 दिन का समय दीजिए। उन्होंने इस बात को भी कहा कि दूसरे आदमी को भी बोलते तो वो उछल के लपक लेता। तो हम बोले नहीं भैया, हम तो जो आप मेरे लिए सोचे हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। परिवार को समझाना एक बड़ा चैलेंज है। और वही हुआ जब इस विषय पर चर्चा हुई तो बोला गया कि जब भागलपुर में रहकर भागलपुर विधानसभा नहीं जीत पाए हम लोग, अब तुम खगड़िया में उससे बड़े चुनाव को जाकर लड़ने की बात कर रहे हो, जहाँ पर जातिगत समीकरण की भी बात आई, तमाम बातें आई। तो परिवार के से मान मनोबल करके मना के भैया से आशीर्वाद लेके, माँ पिताजी से आशीर्वाद लेकर जब हम लोग क्षेत्र में गए, तो इस बात का सुकून है कि आज के दिन में बिहार में हर जगह यदि आप पढ़े लिखे हैं, यदि आप उनके विज़न की बात करते हैं और बहुत स्पष्टता से बात करते हैं, और यदि आपके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है और आप राजनीति में आते हैं, तो लोग बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। तो वही स्वीकार्यता हमको पूरे लोकसभा में चुनाव प्रचार के दरमियान देखने को मिली। इसीलिए मेरे लिए वो अनुभव बिल्कुल अविश्वसनीय जैसा है कि ये विश्वास ही नहीं हो पाता है कि हम अभी भी विश्वास नहीं हो पाता है कि खगड़िया के लोगों ने, और राजनीतिक रूप से गैर राजनीतिक परिवार का लड़का कोई देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हो सकता है। ये सौभाग्य हमको मेरे नेता चिराग पासवान जी ने और खगड़िया के लोगों ने दिया, और मेरे माँ बाप के टूटते हुए विश्वास के बाद जुटे हुए विश्वास ने दिया। देखो, वो फैमिली वाला एंगल मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब करता था और फैमिली के विल के अगेंस्ट जाके बिजनेस किया, तो वो कितना कष्ट हुआ होगा वो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। बट 1 साल हो गए आपको मेंबर बने हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और पूरा समय हम लोगों ने अपने लोकसभा में दिया। मुझसे मेरे लोकसभा के लोगों ने हिसाब नहीं मांगा 1 साल का। मैंने खुद से 1 साल का पूरा रिकॉर्ड, अपना हिसाब पूरे पेपर के फ्रंट पेज को छपवा के हमने भेजा कि हमने 1 साल में कितनी योजनाएं लाई। लगभग 2000 करोड़ की योजना हम लोग अपने लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत करा पाए, शिलान्यास करा पाए, उद्घाटन करा पाए। ये भी नहीं कहते हैं इसका पूरा श्रेय सिर्फ मेरे ऊपर जाना चाहिए। इसमें तमाम वो पॉलिटिकल लीडर्स सम्मिलित हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, चाहे वो हमारे सम्राट चौधरी जी हों बिहार के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी हों, कई लोग हैं, सबका एक कंट्रीब्यूशन है, और उससे खगड़िया में हम लोग ये योजनाएं ला पाए। एक बात बताओ सर, आप 31 साल के आप थे जब उन्होंने आपको सांसद बना दिया खगड़िया के लोगों ने। मैं भी बिहार से हूँ, आपके बगल बेगूसराय मेरा घर है। आपको नहीं लगता कि आपने भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाके सपना देखा कि मुझे एमपी बनना है 31 साल की उम्र में? वहाँ के लोगों ने भी आपको जिता दिया, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे खगड़िया का भाग्य बदल जाए टाइप्स। और योजनाएं हो रहे हैं, सब चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले मैं पटना से बेगूसराय जाता था तो 4 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं लगता है। सारे रोड्स बन गए, पुल बन रहे हैं, बट दैट्स नॉट एनफ। तो मतलब मेरी एक गुजारिश है आपसे कि हमें कुछ एक बहुत अच्छा करना चाहिए। मैं आपकी बात और आपकी भावना दोनों को समझता हूँ, और जिस तरीके से आप सोचते हैं उस तरीके से मैं सोचते हुए, नहीं, आप मुझसे बेहतर सोच रहे होंगे तभी आप वहाँ बैठे हैं। क्यों, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि अब सिर्फ डेवलपमेंट तक एक विषय नहीं है जी। एक पॉलिटिशियंस के प्रति लोगों का जो एक सोच है, वो जिस तरीके से स्तर गिरते जा रहा है। नेता मतलब करप्ट, नेता मतलब क्रिमिनल, नेता मतलब जीतने के बाद नज़र नहीं आना, नेता मतलब उसके पास आप अपनी बातों को जाके नहीं रख सकते, नेता मतलब फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें। तो एक परसेप्शन जो नेता के लिए खराब विगत कई सालों में हुआ। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं 5 सालों में
कोई लग्जरी गाड़ी से नहीं बल्कि मोटरसाइकिल से, जो अभी भी मैं कमोबेश बाढ़ का टाइम हो या बाकी समय हो, तो पूरे 5 साल पहले लोगों को ये विश्वास हम लोग दिखा पाए कि आप अपने लीडर के पास आकर किसी भी बात को बोल सकते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल बात हो, चाहे वो आपकी क्षेत्र की बात हो, चाहे अन्य कोई भी मुद्दा हो, कि पहले उसको उसके अंदर एक पॉलिटिशियंस को लेकर भय खत्म हो, पॉलिटिशियंस के बीच उसका एक्सेप्टेंस हो, और वो तभी होगा जब आप उनके साथ उनकी ही तरह रहकर समय बिताएंगे। इसलिए हमने एक अभियान भी अपने यहाँ शुरू किया है कि आपके सांसद आपके द्वार, और उसमें अभी हम लोग फ्लड के बाद हम लोग ने तय भी किया, मोटरसाइकिल से हम लोग हर एक पंचायत जाएंगे, एक दिन उसी पंचायत में आराम करेंगे किसी न किसी के यहाँ पर। और अभी मेरे चुनाव में 4 साल बचा है, अभी से ये करने के पीछे का मकसद यही है कि हम लोग सिर्फ चुनाव जीतना नहीं चाहते हैं। चुनाव तो चलिए भाग से 5 साल आपको लोगों ने भी आशीर्वाद दिया, भगवान की भी कृपा रही, और कमोबेश जो थोड़ी बहुत मेहनत रही, तो वो तमाम चीज़ें एक कारण है। लेकिन अगर अगले बार आपको स्थापित होना है जी, और बार बार आपको जीतना है, तो जिताने वाली जो आपको जनता है उसके बीच में एक ये माहौल ज़रूर रहे कि आपका सांसद हमेशा आपके बीच रहता है। आप बाहरी वाला जो टैग है ना कि आप बाहरी हैं, बाहरी, वो टैग ख़त्म हो जाएगा। अपना घर वहाँ हम लोग ले रहे हैं, वहीं पर लोगों से प्रतिदिन मिलेंगे, लोगों के बीच रहेंगे। तो पहले लोगों के अंदर एक पॉलिटिशियंस को लेकर सम्मान और एक्सेप्टेंस, ये दोनों हम लोग इस 4 साल में बनाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखो ना कि 10 साल में पहले के जो सांसद थे उन्होंने कितने विषय को पार्लियामेंट में उठाया, जितना उन्होंने 10 साल में नहीं उठाया उससे ज़्यादा हम लोगों ने 2 सत्र में उठा दिया जी। वो तो मैं देखा हूँ। हाँ। तो राजेश वर्मा का नेक्स्ट सपना क्या है, नेक्स्ट विज़न क्या है? नेक्स्ट विज़न यही है कि बाकी जितने भी अगल बगल विकसित जिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा विकसित जिला मेरा हो। और मेरे साथ एडवांटेज है, जहाँ लोगों को 7 नदियों का संगम वाला खगड़िया जो है, वो जहाँ लोगों को लगता है कि भैया ये कहीं ना कहीं एक परेशानी है, वहाँ हमको लगता है कि मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास कॉर्न का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है जी। हम आज वहाँ इथेनॉल का प्लांट खोलना चाहते हैं, उसके लिए पानी बहुत चाहिए जी। हमारे पास पानी अवेलेबल है, हमारे पास लैंड अवेलेबल है, हमारे पास कॉर्न अवेलेबल है, हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है। तो एक बड़ा प्रोडक्शन कॉर्न से रिलेटेड इथेनॉल प्लांट का, उसके लिए 100 एकड़ के आसपास ज़मीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है। मेरी लगातार मिनिस्टर साहब से बात हुई, तो इंडस्ट्री वहाँ पर लगे, और वो इंडस्ट्री हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है उससे आधारित लगे। ग्रीन खगड़िया, क्लीन खगड़िया, लोगों को रोज़गार, एक बेहतर माहौल तुरंत नहीं बदलता है। ये सारे विज़न हैं हमारे यहाँ। पहले अब आप सोचिए कि 20 साल 25 साल से, मतलब अब तक अगर किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लोगों ने नहीं देखी तो कितनी बड़ी बात है जी। हमारे यहाँ अलौली एक स्टेशन है जहाँ पटरी बिछ गई थी, मालगाड़ी आती थी, ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चलती ही नहीं थी। खगड़िया से दिल्ली के लिए एक्सप्रेस ट्रेन की मांग अब तक थी। मैं माननीय मंत्री जी के पास जाकर बोला कि सर हम गैर राजनीतिक परिवार से हैं जी, और हम चुनाव जीत कर आए हैं, अब मेरा सम्मान बढ़ाना सर आपके हाथ में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 साल तीसरा कार्यकाल 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से काम होगा, तो पहले तो हमको दिल्ली आने के लिए राजधानी रुकवा दीजिए जी। हमारे यहाँ उन्होंने 15 दिन के अंदर हमको राजधानी दे दी माननीय मंत्री जी ने। फिर हमने कहा कि हमारे यहाँ 2 स्टेशन आज भी ऐसे हैं जहाँ पर पैसेंजर ट्रेन नहीं है, लोग दूर से जाके स्टेशन से जो है ट्रेन पकड़ते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के हाथों से जो है दोनों जगह पर मेरे पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू कराया बोलने पर। हमारे यहाँ 5-5 रेलवे ओवर ब्रिजेज जो है माननीय अश्विनी वैष्णव जी के पहल से हमको 5-5 ओवर, लगभग 500 करोड़ रुपये के रेलवे ओवर ब्रिजेज हमको मिले। हम वंदे भारत एक्सप्रेस जो अमृत भारत एक्सप्रेस हमारे यहाँ रुकने का काम हुआ। तो आप जब तक मांगेंगे नहीं आपको मिलेगा नहीं, और आप 100 मांगेंगे तो 10 मिलेगा, लेकिन आप मांगेंगे 10 तो 1 मिलेगा। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं अपने लोकसभा में हम लेकर आ पाए। ठीक। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? खगड़िया में आप इन्वॉल्व रहेंगे, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो आपके कैंडिडेट्स होंगे हर पार्टी के, एनडीए के हर पार्टी के, उनका सपोर्ट करेंगे या आप बाहर रहेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, इसका रीज़न है पूछने का क्योंकि आपका विरोध वहाँ बहुत हो रहा है। बहुत सारे 38 लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया था, तो ये सब क्या चल रहा है वहाँ? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि जिसके दादाजी, जिसके पिताजी और जो खुद एक 3 पीढ़ी जिसकी वहाँ पर राजनीति में रही हो जी, और कुछ एक ऐसे 2-3 परिवार हैं हमारे खगड़िया में
जिनके पिता परिवार के लोग राजनीति में बड़े जगह पर रहे, तो वैसे लोगों को कभी ये नहीं लगेगा कि कोई बाहर का व्यक्ति आया, उनके हिसाब से बाहर का कोई बाहर का व्यक्ति आया और आकर जो है खगड़िया में राजनीति कर रहा है और लोगों के बीच में उसका एक्सेप्टेंस होते जा रहा है। तो एक कुछ तो काम उनके हैं जो वो सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग विरोध कराने, इससे कोई फ़र्क पड़ता हमको है नहीं। दूसरी बात, जो जिला अध्यक्ष हैं, कोई भी व्यक्ति है उसकी एक समय सीमा तय है किसी पद पर अगर वो है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्र जिला अध्यक्ष हो, चाहे किसी भी बड़े पद पर हो, तो अगर वो योग्य है तो उसको बार बार मौका मिलना चाहिए, और अगर और ज़्यादा योग्य है तो उसको प्रमोट करके दूसरी जगह पर मौका मिलना चाहिए और नए लोगों को मौका मिलते रहना चाहिए। तो नए लोगों को मौका मिलने की बात जैसे आई, कोई नया जिला अध्यक्ष जैसे अपॉइंट हुआ, तो जो पुराने जिला अध्यक्ष थे वो अपने कुछ एक लोगों के साथ पार्टी से बाहर निकल गए, पार्टी के खिलाफ में बोल दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी के खिलाफ में कोई बोल दिया या मेरे खिलाफ में कोई बोल दिया तो मेरा कोई विरोध है। वास्तविकता यदि देखनी है तो लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो लोगों के बीच जाने के बाद जब वो अपनी बात को रखते हैं, लोग तो ये कहते हैं कि हम पहली बार अपने सांसद को देखें पिछले 10-15 सालों में कि गली गली सांसद घूम रहा है। तो विरोध जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं उनके बीच में है, लोगों के अंदर नहीं है। आम लोगों के बीच में कहीं आपको विरोध देखने को नहीं मिलेगा, और वैसा विरोध अगर नहीं होता रहेगा आपका तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि स्टेटमेंट्स आते रहते हैं चिराग पासवान जी का? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद बिहार में किसी की सभा में यदि आपको जन सैलाब देखने को मिलता है तो वो है चिराग पासवान जी। तो जिस नेता की सभाओं में भीड़ उमड़ कर आ रही हो, जिस नेता का एक्सेप्टेंस हर एक जाति धर्म मजहब में हो, तो स्वाभाविक सी बात, और वो नेता अपना 100% स्ट्राइक रेट दिया हो। झारखंड में हम लोग चुनाव लड़े, बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन हम एक सीट पे चुनाव लड़े। हमारा एक चतरा से विधायक जनार्दन पासवान, वहाँ भी हम लोगों ने एक सीट चुनाव जिता कर लाया। हमारे नागालैंड में 2 विधायक है। तो आज नेता की लोकप्रियता अन्य राज्यों में भी है, अपने राज्य में तो है ही। हम 100% लोकसभा में स्ट्राइक रेट तो दिए ही हैं, तो ये उम्मीद ज़रूर हम करते हैं कि हमको सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए। तो उसी चीज़ की हम लोग अपनी बात को रखते हैं। और इसके अलावा राजनीति से परे जब कोई ऐसा मुद्दा जो प्रदेश हित में हो हमारे नेता बोलते हैं तो उस पर अगर किसी को खराब लगता है तो मुझे लगता है ये उनकी सोच है। अभी स्टेटमेंट था कि आई एम विद एनडीए इन इंडिया, आई एम आउट ऑफ एनडीए इन बिहार। नहीं, उनका ये कहना था जब बिहार में क्राइम लगातार बढ़ रहा था, जहाँ एक तरफ उन्होंने इस बात को लेकर पत्राचार किया कि अपराध अपने चरम पर है, इसको लेकर सख्ती की ज़रूरत है, प्रशासन को सख्त होने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, जब वो बिहार जाते हैं, तो कि आप एनडीए का हिस्सा और क्राइम हो रहा है, तो वो इस बात के कहें कि हम एनडीए का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन हम एनडीए का पार्ट नहीं है, मतलब सरकार का पार्ट नहीं है। ना हमारे विधायक है, ना हमारे मंत्री, तो हम सरकार का पार्ट नहीं है। हम एनडीए अलायंस में ज़रूर है, और इसीलिए अलायंस में होते हुए अपने जो सरकार के हिस्सा हैं, जो मुखिया हैं, उनको हम लोग बार बार ये बताने का काम करते हैं कि यहाँ अपराध है, वहाँ अपराध है। ये अपराध की श्रेणियाँ जो है बढ़ रही हैं, इस पर नियंत्रण लाने की ज़रूरत है, प्रशासन पदाधिकारियों पर अंकुश करने की ज़रूरत है। यही बात वो कहते हैं। तो जदयू के साथ अभी भी रिश्ते सही नहीं हुए हैं या अभी रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या प्रदेश के मुद्दों को बोलना या जनहित के मुद्दों को बोलना किसी पार्टी विशेष का विरोध करना है? बिल्कुल नहीं है। हमारे नेता ने कहीं भी मुख्यमंत्री जी का विरोध तो किया ही नहीं। हमारे नेता ने कहीं भी जदयू के किसी व्यक्ति विशेष का तो विरोध किया नहीं। उन्होंने तो सिर्फ हमेशा इस बात का सुझाव दिया कि ऐसी प्रशासनिक लचर व्यवस्था पर हम लोग को सख्त होने की ज़रूरत है, कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जो जिम्मेदार पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एक उप मुख्यमंत्री जी ने बोला कि चुनाव में टिकट का बंटवारे का टाइम आ गया है। ऐसे टाइम पे ऐसा स्टेटमेंट आना, इट्स आर्म ट्विस्टिंग, कि हमें ज़्यादा सीट मिले, हमें जो सीट चाहिए वो मिले। तो मैं समझ सकता हूँ ये सारी चीज़ें इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, सारी पार्टीज़ करती है। बट आप लास्ट विधानसभा में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे अपने पार्टी से, 1 सीट जीता था आपकी पार्टी ने, और वो भी जाके जदयू में मिल गए थे। तो उस सीट पे बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अभी 2 दिन पहले वहाँ के जो हारे थे विधायक जदयू के, बोगू सिंह, नरेंद्र सिंह, वो आरजेडी में मिल गए। कम्युनिस्ट मान नहीं रहा है उन चीज़ों को। तो उस सीट का कुछ आइडिया होगा आपको? नहीं, अभी किसी भी सीट पर यदि मैं कोई चर्चा करूँगा तो मैं एनडीए घटक दल के हम लोग अनुशासन की अवहेलना करेंगे और
ये मर्यादा के खिलाफ होगा। अभी किसी सीटों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, अभी तो पहले संख्या पर चर्चा होगी, फिर सीटों पर चर्चा होगी। इन तमाम प्रक्रियाओं में मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद ये तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो अब हम आते हैं कि बिहार में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे पलायन है फॉर एग्जांपल, तो पलायन रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं ये इस पे इसलिए भी आ रहा हूँ क्योंकि जैसे प्रशांत किशोर एक नई शक्ति, एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया ग्राउंड लेवल पे क्या है मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि उसके बारे में लोग अलग अलग राय रखते हैं। सोशल मीडिया पे अगर हम या डिजिटल मीडिया में हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि पूरे बिहार में छाए हुए हैं, बट आप जब ग्राउंड पे लोगों से बात करते हैं तो वो एक अलग विचार रखते हैं कि वोट काट सकते हैं, डिसीजन इधर का उधर कर सकते हैं, लेकिन कुछ जीत नहीं सकते। उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, ये हिम्मत वाली बात है और उन्होंने हिम्मत की, बिहार के लिए बड़ी हिम्मत है ये, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। प्रयास, किसी भी व्यक्ति को बेहतर के लिए यदि कोई प्रयास करता है तो उसमें कोई गलत नहीं है और वो बेहतर प्रयास कर रहे हैं। परिणाम क्या आता है ये तो समय तय करेगा, क्या परिणाम आएगा। हाँ, लेकिन जो पलायन का विषय आपने उठाया, हमारे यहाँ पर आम, लीची, मक्का, चावल, कतरनी, चूड़ा, ये तमाम ऐसे हमारे पास रिसोर्स हैं जिससे रिलेटेड, जिससे आधारित हम लोग फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लाकर स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर उद्योग लग सकते हैं। उसके लिए सरकार को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा सब्सिडीज़ के मामले में। लैंड एक्विजिशन के जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा और लिबरल करना होगा। सब्सिडीज़ वाले पार्ट, पेपर वर्क वाले पार्ट थोड़े फ्लेक्सिबल करने होंगे। सरकार को लैंड को सजा के, जैसे अभी जहाँ पर बियाडा की ज़मीन है, हमारे खगड़िया में जहाँ पर ज़मीन है, मैं 3 इन्वेस्टर्स को लेकर आया जो 300, 400, 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हमारे खगड़िया में लेकर आना चाहते हैं। लैंड कहाँ है? 8 फीट नीचे रोड से, उसमें पानी जमा हुआ है। लैंड तक जाने के लिए अभी रास्ता, कनेक्टिविटी नहीं है, तो लैंड फिलिंग करा के दे, कनेक्टिविटी रोड की हो, बाउंड्री वाल किया हुआ हो, एक सजा के दे। सरकार उस पर एक जो रेट ऑफ स्क्वायर फीट है लीज का, वो बहुत हाई है, उससे कम रेट में तो लोग लैंड परचेज कर लेगा। यहाँ आप लीज पे ले रहे हैं, वहाँ लोग परचेस कर लेंगे उससे कम रेट में, तो सरकार उस पर ध्यान दे। यदि हम इंडस्ट्री लाना चाहते हैं तो हमको बहुत फ्लेक्सिबल होना होगा, उस पर एक पहल करना होगा। जब आपके यहाँ उद्योग लगना शुरू होगा, जब लोग, बाहर के लोग आपके यहाँ आकर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो आपके लोकल लोगों को ही रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट लोकल लोग को ही मिलेगा आपके। तो मुझे लगता है कि जहाँ एक तरफ ये हो, उसी तरफ जैसे केंद्र सरकार एक स्टार्टअप योजना चला रही है, बिहार में मैं बहुत सारे ऐसे यंग लोगों से मिलता हूँ, मुझे मिलकर अच्छा भी लगता है, जो चाहे वो आईटी के सेक्टर में कुछ अच्छा स्टार्टअप वो लेकर आ रहा है, क्लोथिंग ब्रांड में अपना एक स्टार्टअप लेकर आ रहा है, वो फूड रिलेटेड बिजनेस में अपना एक स्टार्टअप लेकर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जिसके पास जो भी विज़न है कि वो किस तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है या रोज़गार कर सकता है, उसके लिए सरकार क्या क्या उसको सब्सिडीज़ दे सकती है। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से एक पूरे बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस पहल को ज़रूर करना चाहिए, ताकि बहुत सारे ऐसे आपको यंग लोग मिलेंगे, शार्प माइंड वाले मिलेंगे, बच्चे जो सच में अगर उनके इस इनिशिएटिव को सुना गया और उसमें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की गई, तो ना केवल वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा बल्कि वो अपने साथ 500 लोगों को रोज़गार देने की स्थिति में होगा। बस वो वहीं पर टूट जाता है कि जब एक साधारण परिवार का बच्चा और साधारण कुछ करने का प्रयास करता है तो परिवार के लोग डरते हैं जी। कहीं जो मेरे पास है वो भी तो बर्बाद नहीं हो जाएगा, रिस्क बहुत ज़्यादा लगता है। तो जब वो अपने परिवार को डरता हुआ देखता है तो उसकी भी हिम्मत टूट जाती है। तो इस वक्त सरकार की भूमिका सुनिश्चित होती है कि सरकार उस भूमिका में हो कि उस बच्चों के पीछे सरकार खड़ी हो और वो बिना डरे अपने इनिशिएटिव को, अपने स्टार्टअप को शुरू करे और उसका एक पॉजिटिव हो सकता है कि 100 में 20 प्रोजेक्ट जो है स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाए, 80 सफल होंगे ना। अगर आपके 80 भी सफल हो गए तो आप समझिए कि आप वो 80 सफल नहीं हो रहे हैं, वो 8000 एम्प्लॉयमेंट सफल हो रहे हैं, वो रोज़गार सफल हो रहे हैं, और उस 80 सफल होने से 800 नए बच्चों के अंदर एक जो करने की जो इच्छा है वो डेवलप होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भागलपुरी चादर और कतरनी चूड़ा, इस दोनों का तो आपको पर्सनली
कुछ बड़ा करना चाहिए जो न सिर्फ वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ के युवाओं को मौका मिले, बल्कि ये दोनों जो चीज़ है वो भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा अभी भी फेमस है, बट अब बहुत ज़्यादा फेमस हो। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। नहीं, बिल्कुल, मैं पार्लियामेंट में इस विषय को उठाया भी था। हमारे यहाँ के जो बुनकर हैं भागलपुर के जी, तो उनको सरकार के तरफ से जहाँ धीरे धीरे वो एक लुप्त होने की स्थिति में है, वो काम धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब समेटा जा रहा है, तो उसको किस तरीके से सरकार उनको बल दे, सब्सिडी दे, उनको मदद करे कि वो जो पहचान है वो और मजबूत हो। वापस आते हैं प्रशांत किशोर पे। तो आपकी पार्टी और प्रशांत किशोर के रिश्ते क्या हैं? मतलब कभी लगता है कुछ बन रहा है आप दोनों के बीच, कभी लगता है नहीं ये तो आप कम्प्लीटली एनडीए के पार्ट हैं, तो कुछ चल रहा है पीके की पार्टी और आपकी पार्टी में, या ये सिर्फ rumors है? प्रशांत व्यक्तिगत हमारे नेता के साथ प्रशांत जी का बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन पॉलिटिकल जब प्रशांत किशोर जी स्वयं इस बात को कह चुके हैं कि हम सभी 243 सीट को लड़ेंगे, 242 भी नहीं जी, और हमारे नेता ने जब इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया चिराग पासवान जी ने कि हम लोग नीतीश कुमार जी की अगुवाई में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो फिर विषय कहाँ रहता है कि साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? व्यक्तिगत रीज़न है, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी कलीग एमपी शांभवी चौधरी जी हैं, उनके टिकट के लिए बहुत ज़्यादा पीके एग्रेसिव होते हैं कि अशोक चौधरी ने टिकट खरीद के दिया है, किसी भी हद तक जा रहे हैं वो। तो अगर वो खरीद रहे हैं तो कोई तो बेच भी रहा है, बेचने वाले अच्छे हो जाते हैं। अगर टिकट खरीदने वाले पे वो आरोप लगा रहे हैं तो सेम आरोप बेचने वाले पे भी लगा, लेकिन वहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छे आदमी है। तो इस चीज़ को ये चीज़ लोगों को कंफ्यूज कर रही है। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली, बेचने और खरीदने वाली कोई विषय ही नहीं है। व्यक्तिगत यदि कोई किसी के ऊपर कोई कुछ बोलता है तो मुझे लगता है कि उस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। मेरे आपसे संबंध अच्छे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ जो भी लोग हैं सबके साथ संबंध अच्छे हों। अगर किसी के साथ अनबन है तो कोई किसी पर टीका टिप्पणी करता है तो उससे हमको और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर कोई ऐसा विषय है। मेरे नेता के व्यक्तिगत अपने संबंध अच्छे हैं, वो हैं। और अगर प्रशांत किशोर इस तरह की बात अशोक चौधरी जी के लिए कहते हैं तो सिर्फ ये बात नहीं हो, तो अशोक चौधरी पर और भी कई तरह के, तो सब पे आरोप लगाते हैं। नहीं, अशोक चौधरी जी के ऊपर और भी कई तरह के आरोप वो लगातार लगाए बिल्कुल नहीं, लेकिन इस चीज़ में तो एक पार्ट चिराग पासवान जी पे भी आता है, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, मुझे लगता है कि जिस दिन वो व्यक्तिगत नाम लेकर टीका टिप्पणी करेंगे ना, तब उस पर कुछ हम बोले तो ठीक रहेगा। अभी उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो अच्छे मित्र हैं, तो फिर जब मित्रता वो खुद ही निभा रहे हैं तो हम लोग क्यों उसमें कहीं भी रोड़ा बने। जी, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके जाना चाहूँगा। आप बिहार के बाहर भी रहे हैं, तो बिहारी शब्द एक गाली जैसा होता है, कभी इसका अनुभव अब नहीं है सर, अब नहीं है। जब से अब तो अभी आप बैठे, कब से नहीं है सर? अब आप ये समझिए, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि, और इसके लिए कोई पॉलिटिकल आदमी को हम क्रेडिट कम देते हैं, इसके लिए हम इंडिविजुअल बिहारीज को क्रेडिट ज़्यादा देते हैं। आज हर एक बिहारी आज टॉप मोस्ट IAS IPS ब्यूरोक्रेट, टॉप मोस्ट इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट हाउसेस में बड़े पद पर बैठे हुए लोग बिहार के हैं। आज आप यहाँ पर दिल्ली में अगर आप आज हैं, और दिल्ली के अभी CP कौन बने, आरा से हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का सबसे बड़ा जो है ना पद CP का होता है, वो हमारे आरा से हैं, बिहार से हैं, यहाँ पर CP के पद पर। हाँ, तो ये सब तो पहले भी था ना? नहीं, पहले आदमी इन चीज़ों को बोलने में हिचकिचाता था, अब लोग प्राउडली बोलते हैं। मैं इस बात को भरे मन से कहता हूँ प्राउडली कि हम बिहार से, हम लोग जहाँ भी जाते हैं बिहार से। और ये ताकत धीरे धीरे, पहले लोग बोलने में इसलिए हिचकिचाते थे कि पहले जो भी लोग पॉलिटिकल लोग थे उस वक्त में, मैं ये 90s की बात कर रहा हूँ, तब इतना अपराध होता था, तब पॉलिटिशियंस सिर्फ और सिर्फ शुद्ध जो क्रिमिनल हुआ करते थे ना, मैक्सिमम लोग, सब की बात नहीं करूँ, कुछ अच्छे भी होते थे, लेकिन मैक्सिमम लोग जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वही पॉलिटिक्स कर सकते थे। जो अच्छे होते थे वो साथ में रखते थे, जो अच्छे होते थे उनको उपाय नहीं है ना कि अब कुछ तो चेहरे आपको बनाने होंगे, तो वैसे उस कारण से लोग अपने आप को बिहार का, या हम बिहार की राजनीति करते हैं, बोलने में हिचकिचाते थे। अब वो बात नहीं है। अब हमारे नेता चिराग पासवान जी को आप देखिए, इंटरनेशनल फोरम से लेकर नेशनल फोरम पर किस खूबसूरती से, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, या किस खूबसूरती से पूरे तैयारी के साथ अपनी बातों को रखते हैं, तो लगता है कि ये बिहार का अब चेहरा है। एक समय वो था जब बिहार के लोग सदन में आकर
कई आप ऐसे देखेंगे जो मिमिक्री करते थे पार्लियामेंट में आके, हंसी मजाक करते थे, तो बहुत सीरियस उनको नहीं लिया जाता था। अब जो लोग हैं वो थोड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बातों को रख रहे हैं, विषय को रख रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार को लेकर लोगों का एक परसेप्शन चेंज हो रहा है। तो इस बिहार विधानसभा इलेक्शन में आप लोग उप मुख्यमंत्री का पद देख रहे हैं? आप क्यों कम में सीमित करते हैं? हम लोग तो और उसके आगे भी सोच सकते हैं, लेकिन हम फिर कहते हैं आपको कि सोच हमेशा आप बड़ी रखिए, निर्णय क्या होगा वो एनडीए के लोग मिलकर तय करेंगे। हम तो चाहेंगे कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। आपके नेता को छोड़ के अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो आपका चॉइस कौन होगा? नहीं, हम तो हमेशा अपने नेता के लिए बोलेंगे। उनको हटा के अगर नहीं, अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर लोजपा के हमको आप पार्टी के सदस्य नहीं मानते हैं, व्यक्तिगत अगर एज ए बिहारी हमसे पूछेगा तो आप हम खुद बताइए कि कोई दूसरा चेहरा जो आपको लगता हो कि जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में सबसे योग्य हो। नहीं, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। तो इसलिए हम भी नहीं बोल पाएंगे सर। क्योंकि एक जो आप एक लीडर के अंदर क्या देखते हैं, पहली चीज़ कि वो कितना पढ़ा लिखा है जी। दूसरी चीज़ वो कितने समय से राजनीति कर रहा है और लंबे समय से राजनीति के बाद उसके ऊपर एक करप्शन के चार्जेस नहीं, उनके परिवार के ऊपर भी एक करप्शन के चार्जेस नहीं। तीसरी बात, आज के दिन में जो व्यक्ति वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को एक्सप्लोर किया हो, देखा हो, दुनिया देखा हो, वो एक विज़न के साथ बिहार में आकर बिहार के लोगों के लिए रोज़गार और विकास की बात को रखता है। और कभी भी भाषा की मर्यादा हमारे नेता ने नहीं गई। कभी आप में देखेंगे कि वो पैनिक है या कभी किसी के बारे में हल्की भारी बात कहते हैं। हम सीखते हैं उनसे ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि वो तमाम भाषा की मर्यादा के साथ पॉलिटिक्स करना बहुत टफ जॉब है जी। क्योंकि हल्के लोग बहुत पॉलिटिक्स में ऐसे भी हैं जो बहुत हल्की हल्की बातें बोल जाएंगे जी। उसके सामने आपको भारी बन के रहना ये बहुत मुश्किल काम है। ये मेरे लोकसभा में भी हमको महसूस होता है। चलिए, अभी तो आपका 1 साल हुआ है और अभी बहुत लंबा पारी खेलना है, तो आपने अपने लिए कुछ मैक्सिमम बार सेट किया है कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है? हाँ, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं सेट की हुई हैं, लेकिन हाँ वो होना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो फिर हमेशा जहाँ पर आप रहें उसके बाद आगे का ज़रूर आपको सोचना चाहिए, और हर मामले में। तो आपके पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं चिराग जी के साथ? नहीं, बहुत बढ़िया है, एक बड़े भाई की तरह हैं और हमेशा एक छोटे भाई की तरह मुझे समझाते रहते हैं, पॉलिटिकली एडवाइस करते रहते हैं, उनके एक्सपीरियंस का लाभ मिलता है। सो आई विल टेल यू द रीज़न मैंने ये क्यों पूछा। तो जब पार्टी में बंटवारा हो गया तो उस बुरा वक्त था या टफ़ टाइम था, बुरा वक्त क्या ही था, टफ़ टाइम था, और तो उस वक्त को कैसे हैंडल किया आप लोगों ने? नहीं, हमारे लिए अगर पूछिएगा तो मेरा तो परसेप्शन क्लियर था। हम तो पारस जी से कोई इम्प्रेस होकर गए नहीं थे पार्टी में जी। तो हमको जाना ही नहीं था वहाँ। हमको तो चिराग जी के साथ ही मेरी आइडियोलॉजी मैच कर रही थी जी। तो मैं चिराग पासवान जी के साथ गया, उसमें कोई टफ डिसीजन नहीं था। और जब उनके साथ गए, यदि हमारी आपके साथ मित्रता है जी, यदि हमारी आपके साथ मोहब्बत है जी, तो फिर आप अच्छे हैं बुरे हैं, मोहब्बत है। अब जब मोहब्बत कीजिएगा तो अच्छा कीजिएगा, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल। अरे अगर आपके साथ किसी के साथ यदि जुड़ाव हो गया तो सिर्फ आप उसके अच्छे के साथ ही हैं, तब तो आप सेल्फिश हैं। बिल्कुल। अच्छे और बुरे दोनों के साथ ही हैं, तब आप उसके लिए सही मायने में उसके साथ हैं। अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनसे आपके संबंध कैसे होते हैं? मैं व्यक्तिगत जो बड़े हैं उनको पाँव छू के प्रणाम करता हूँ। हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कौन वहाँ कल यहाँ आ जाए कौन जानता है। टू ऑनेस्ट। ये राजनीति में आप जब पार्लियामेंट की कैंटीन में जाएंगे ना तो ये भ्रम आपका दूर हो जाएगा। दूर से हमको भी लगता था कि भैया ये लोग लड़ रहे हैं, बड़ा इनके अंदर विरोध होगा। कैंटीन में जाएंगे तो साथ में चाय और नाश्ता करते हुए लोग आपको दिखेंगे। तो पार्लियामेंट की कैंटीन में अभी भी सब्सिडी है या अब सब्सिडी खत्म हो गई है? नहीं, सब्सिडाइज रेट में ही हम लोग को मिल रहा है। 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया में यदि मिल रहा है तो ठीक है। ये गलत है। लेकिन क्यों गलत है सर? मान लो आपको एक तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, हमें मुझे तो नहीं मिलता सब्सिडाइज रेट पे। अब यही बात है। आप सुविधा आप देख रहे हैं जी, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं प्रत्येक दिन जी, जब आप क्षेत्र में अपने घर से निकलते हैं और रात में घर आते हैं जी, तो आप ये बात समझ के चलिए कि कभी ऐसा नहीं होता है कि आपका 25-50 हज़ार से कम खर्चा होता होगा जी। क्योंकि आपसे लोग मिलने आते हैं, उनकी ख्वाहिशें हैं, उनको आपको खिलाना पिलाना, एक सम्मान देना, किसी की शादी में आप जा रहे हैं, तो तमाम जब आप ये चीज़ों को करते हैं तो जो सरकार से आपको मिलता है ना जी, और जो आपका खर्च होता है जी, वो 10 गुना ज़्यादा है जो खर्च होता है। तो इसीलिए अगर तो वो तो ऐसे भी कॉम्पनसेट नहीं करेगा ना सर। कौन कॉम्पनसेट? 10 रुपये की चाय वो तो ऐसे भी कम का ही होगा।
नहीं समझे। जो खर्चा है उसको कॉम्पनसेट सब्सिडाइज्ड फूड तो नहीं करेगा। ये सब्सिडाइज फूड तो मान लीजिए कि कैंटीन में एक आपको सही रेट में, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ये सब सही रेट में एक शुद्ध खाना, अरे भाई अंतोगत्वा हम अपने क्षेत्र के लोगों के विषय के लिए ही तो यहाँ पर हैं। बिल्कुल। हम अपने क्षेत्र के लोगों की बात को यहाँ उठाते हैं। यदि देश में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं तो ये सारे पार्लियामेंट मेंबर और पार्लियामेंट मिल के करते हैं। तो जब आप क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनकी हमारे लिए 24/7 वाला जॉब है ये कोई ऐसा नहीं है हमको 2 बजे रात में ही फ़ोन आता, 3 बजे भी फ़ोन आता है। तो जब आपके लाइफ में वो आराम नहीं है तो कम से कम ये तमाम चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखती है, बनाए रखती है। तो और कुछ नहीं, छोटी चीज़ें हैं लेकिन सुकून देती है। ठीक है, मेरा सवाल जो मैं डिस्टर्ब किया बीच में आपको, कि आप लोग इतने शादियों में या फिर किसी इवेंट में, फंक्शन में कैसे जा पाते हैं? मतलब एक दिन में मुझे लगता है जब क्षेत्र में होते हैं तो 10-10 जगह जाना मैं होता प्रयास करता हूँ कि कम जाऊँ। कम। मैं व्यक्तिगत प्रयास करता हूँ कम जाऊँ, क्योंकि लोगों को आदत क्या है ना कि सांसद विधायक शादी में आए और बाकी, हाँ मैं ज़रूर किसी के यहाँ डेथ होता है तो मैं उसमें ज़रूर जाता हूँ। शादी बर्थडे इसमें अवॉइड करना इसलिए चाहता हूँ कि भई आप यही करते रहेंगे तो आप क्षेत्र के मुद्दे या बाकी विषयों कब उठाएंगे। 5 साल बीतते हुए टाइम नहीं लगता है, 1 साल बीत गया है और 4 साल बीतते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे लिए ये प्राथमिकता नहीं कि आप कितनी शादियों में गए, कितने जन्मदिन में गए। हमारे लिए प्राथमिकता है कितने मंत्री से, कितने नेता से, कितने पदाधिकारी से मिलकर क्षेत्र के काम को कितना आपने कराया। हाँ, जिनके यहाँ पर तकलीफ हुई है, एक्सीडेंट हुआ, कहीं कोई हत्या हुई, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास रहता है उन सबके यहाँ पर मैं जाऊँ। ये मेरा प्रयास ज़रूर रहता है क्योंकि वो संवेदना है, जवाबदेही है मेरी। राजनीति जब नहीं कर रहे होते हैं तब फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं आप? तब हम कभी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, कभी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे होते हैं, अपने बेटे और बेटी के साथ टाइम बिता रहे होते हैं। कितने साल के हैं आपके बेटे? मेरा बेटा अभी हो गया 10 साल का जी, और बेटी मेरी है 8 साल की। तो सबसे फेवरेट बेटे के साथ कौन सा एक्टिविटी करना आपको? बेटी के साथ एक्टिविटी फेवरेट है मेरा, बेटा के साथ तो कम है मेरा। ये तो गलत है। अब हम क्या करें कि बाप के प्रति जो है जी, बेटी का हमेशा से, बेटी बाप को, पिता को ज़्यादा मानती है। तो आज भी जब हम घर आते हैं तो मेरे साथ कोई और रहे नहीं रहे, मेरी बेटी जो है वो कितना भी उसके सामने आप गेम ला के रख दीजिए, बाकी चीज़ें ला के रख दीजिए, वो अपने पिता को छोड़ के नहीं जाने वाली। वाह। तो वो एक अटैचमेंट उसके साथ है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर वो बनाती है ड्राइंग्स। अभी मेरा बर्थडे गया 15 अगस्त को। जी, मैं देख रहा था। तो मैं 3 दिन बाढ़ में वहाँ था। जब मैं यहाँ पर आया तो बहुत सारे मेरे लिए जो है इनविटेशन कार्ड और ये वो सब बना के, वो अपने से बना के रखे। तो ये सारी चीज़ें, छोटी चीज़ों में जो खुशी है वो बड़ी चीज़ों में नहीं। तो आपकी फैमिली कहाँ, इधर रहती है? एकदम यहीं रहती है। मैं दिल्ली में शुरू दिन से, जिस दिन मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के यहाँ पर आया हूँ, उस दिन से ये इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप परिवार के साथ रहते हैं तो आप बहुत मर्यादा में रहते हैं। जी। मर्यादा में कहने का अर्थ ये है कि अगर परिवार यहाँ नहीं रहेगा तो हो सकता है कि हम 10 बजे किसी सांसद के यहाँ बैठक कर रहे हैं, कभी किसके यहाँ बैठक कर रहे हैं, किसी ऑफिसर के यहाँ जा रहे हैं। अभी कम से कम यहाँ है तो एक ही है कि हमको 9 बजे तक आना है, परिवार के बीच रहना। तो एक आप समय बिताते हैं और यहाँ रहने से परिवार के खाने पीने का भी एक आराम हो जाता है। बिहार में तो एक है ही, यहाँ भी कम से कम एक परिवार का घर का भोजन मिल जाता है। तो जब आप ट्रैवल करते हैं, जैसे अभी बाढ़ में थे, तब लोगों के बीच लोग बेहतर खाना खिलाते हैं? नहीं, वो बेहतर खाना तो खिलाते हैं, सांसद हैं, तो आपको परिवार से दूर रहना पड़ता होगा। हाँ, तब तो स्वाभाविक सी बात है। 15 महीना में 10 दिन हम परिवार के बीच रहते हैं, 20 दिन लोगों के बीच रहते हैं। 20 दिन जो बच्ची है आपकी, वो आप उनसे अलग, हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं। वीडियो कॉल पे बात करते हैं। बुक्स किस टाइप की पढ़ना पसंद करते हैं? हमको शेरो शायरी की, स्पिरिचुअल, ये ज़्यादा बुक पसंद है। मैंने रिसेंटली आपका एक वीडियो देख रहा था, एक स्टेज से आप स्पीच दे रहे थे और वहाँ पे था जो ये आंधी में चिराग जल रहा है। हाँ, मतलब हम शेरो शायरी के शौकीन आदमी हैं, इसलिए मेरे पास वही है। हम तो अपने पार्लियामेंट में जो पहला स्पीच था तो हमने सुंदरकांड का ही वो श्लोक, जो संस्कृत का श्लोक है, 5-6 पंक्ति का, हमने उससे ही शुरुआत की थी अपनी। तो आप हनुमान जी को मानते हैं ज़्यादा? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। कोई पर्टिकुलर रीज़न या नहीं? पर्टिकुलर रीज़न क्या, मतलब हमको लगता है कि आप तय नहीं करते हैं कि आप किसको मानते हैं, भगवान तय करता है कि कौन हमारा शिष्य होगा। तो हमको लगता है कि उनका आशीर्वाद हम पर हमारा। पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए भगवान को मानना जरूरी है? स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कनेक्ट होना ज़रूरी है क्योंकि इस जगह पर आने के बाद, जहाँ आप पावर में रहते हैं, जहाँ आप लोगों के बीच बहुत रहते हैं,
तो एक डिस्ट्रैक्शन बहुत रहता है, दूसरा पावर आने के बाद अहंकार कई लोगों में आप देखेंगे बढ़ जाता है। स्पिरिचुअल आपको ग्राउंडेड रखता है, ना आपके अंदर अहंकार आने देता है और ना आपको भटकाव आने देता है। तो वो एक मुझे लगता है कि ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जिस फील्ड में उस फील्ड में हर दिन जी 2, 4, 5 ऐसे इशू होते हैं जिसमें कई बार आदमी बहुत पैनिक हो जाता है। जी तो उस पैनिक सिचुएशंस के लिए भी हम लोग को मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल कनेक्ट बना के रखने की ज़रूरत है। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि पावर का सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए? पावर का सही इस्तेमाल, जो बड़ी योजनाएं हैं, आप कितने पावरफुल हैं ये तब समझ आता है जब आपके पास कितने लोग हैं। और यदि लोग आपके पास ज़्यादा है, मतलब आपने लोगों के लिए ज़्यादा काम किया है या उनके लिए आप खड़े रहे हैं, तो पावर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संबंधों को बनाने की ज़रूरत है। तब आप कभी पावर में नहीं भी हैं, तब भी आप हमेशा ये महसूस नहीं करेंगे कि आप पावर में नहीं हैं। तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं हर एक पंचायत, हर एक लोगों तक पहुँचूँ, व्यक्तिगत संबंध बनाऊँ। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, और नहीं भी होगा तो भी सुकून है, तब भी सुकून है। एक आखिरी सवाल, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने ऑब्वियसली अभी तक कहीं नहीं बोली होगी, जो कि आपको चिराग पासवान के बारे में लगता है कि ये चीज़ कुछ और तरीके से होती तो ज़्यादा अच्छी होती? नहीं, मुझे लगता है कि वो कमी के बारे में हमारे नेता ने स्वयं ही कहा। हमको भी ये लगता है कि उनको बिहार की पॉलिटिक्स में ज़रूर अब आना चाहिए। लोगों के जितना उनके प्रति एक प्यार है जी, तो वो खुद ही वो कह चुके हैं इस बार कि मैं बिहार आना चाहता हूँ और बिहार मुझे बुला भी रहा है। तो ये व्यक्तिगत मेरा भी मानना है कि एक वो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर वो बिहार आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी और पॉलिटिक्स दोनों में और युवाओं में एक अलग ही निखार आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए इतने कम नोटिस में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे डिकोड विद नवनीत का चैप्टर 4। थैंक यू वेरी मच।